हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। पता है सीरीज़ के पार्ट 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनमें 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से कोई एक ही सही है, तो आपको आंसर्स कमेंट करते हुए जाने हैं। साथ ही साथ आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक व शेयर करें तथा इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ जो चैनल पर बेल आइकन बना हुआ है उसको भी आप दबा लें, जिससे नई वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके, जिससे आप उन वीडियो को देख पाएँ। चलते हैं वीडियो पर, पार्ट 5 पर। तो पार्ट 5 जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तथा ये कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, आपको ये बताना है। यानी जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से 3 परमाणु के भाग हैं और एक नहीं है, तो आपको वो चौथा बताना है कि जो परमाणु का भाग नहीं है। तो देखिए, जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में एक तो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में हो गए, यानी ये परमाणु के भाग हैं। और इसके आसपास की जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भरे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, परमाणु का एक भाग हैं। लेकिन फोटोन, ये जो आप 4th ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फोटॉन्स परमाणु का भाग नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, फोटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा क्यों होता है, ये आपको बताना है। यानी जो ओल्ड किताबें होती हैं उनका कागज़ भूरा क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा जो पुरानी किताबें होती हैं अभी आप खरीदेंगे तो फेयर रंग लगेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद उनका जो कलर है वो भूरा हो जाने लगता है। तो ये आपको बताना है ये क्यों होता है। तो देखिए, लगातार उपयोग से, जी नहीं, लगातार उपयोग से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूल जमा हो जाने से धूल तो हट सकती है, ये भी नहीं है। सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से ऐसा होता है। यानी जब सेल्यूलोज जो जिससे ये बनी हुई है, यानी कागज़ सेल्यूलोज से बना हुआ है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये भूरा हो जाता है, यानी अपना कलर जो है वो खो देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, परमाणु का नाभिक किसने खोजा था, आपको ये बताना है। जो न्यूक्लियस था एटम का, वो किसने खोजा था, आपको ये बताना है। जैसे मैंने अभी बना के भी दिखाया था आपको कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इसके आसपास ऑर्बिट्स हैं कई सारी, ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो जो किसी तत्व का तुल्यांकी भार है और संयोजकता का जो गुणनफल होता है वो परमाणु भार के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन भारत में मौजूद है, ये आपको बताना है। तो अगर आप यूरेनियम देख पा रहे होंगे, थोरियम देख पा रहे होंगे, प्लूटोनियम और हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो नाभिकीय ईंधन है ही नहीं। अब हम बात करते हैं यूरेनियम और थोरियम में से। तो यूरेनियम तो हम और देशों से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता। तो क्या बचा, थोरियम। थोरियम के ओर को बोलते हैं मोनोजाइट। और ये जो केरल है, केरल की जो रेतीली ज़मीन है या रेतीले तट हैं उन पर बहुतायत में पाया जाता है। तो अब भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा हुआ, थोरियम। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि न्यूक्लियर बम किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ये आपको बताना है। तो न्यूक्लियर बम जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन,
अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होती है, यानी ऐसी चेन रिएक्शन जिसे हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किससे होती है, ये यूरेनियम से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो न्यूक्लियर बम होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, यानी जो नाभिकीय विखंडन होता है उसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि भारी जल होता क्या है, आपको ये बताना है, और भारी जल का इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है। तो मैं साथ ही साथ आपको बताता जा रहा हूँ। आप अगर क्वेश्चंस जानते हैं तो कमेंट जरूर करते जाएं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा जिसको जो प्रश्न नहीं आता है वो अपनी नोटबुक लेके बैठे और उसमें नोट करते जाए ये क्वेश्चंस, क्योंकि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। जैसे कि हम H2O की बात करते हैं, यानी साधारण जल की बात करते हैं, ये होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसीलिए हम इसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसमें और पानी में क्या अंतर है कि जो D होता है, यानी जो ड्यूटीरियम होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, 1H2 होता है, ठीक है ना। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 1H1 होता है, इसे हम प्रोटियम बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और एक 1H3 होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उसे हम ट्राइटियम बोलते हैं। वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो जब हम 1H2 यानी ड्यूटीरियम की बात करते हैं और ड्यूटीरियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इसे हम भारी जल कहते हैं। और भारी जल का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जितने भी होते हैं, यानी जिन न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो ये ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। यदि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों को उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं जिनसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, उनमें कंट्रोल रॉड्स होती हैं, उनका यूज अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कंट्रोल, पहली बेसिकली बात तो यह कि कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल क्या होता है। तो कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल होता है कि जो न्यूट्रॉन्स नाभिकीय रिएक्टर में मौजूद हैं उनकी स्पीड स्लो करना, जिससे कि चैन प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सके। तो जब हम कंट्रोल रॉड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चैन प्रक्रिया क्या होगी, सीमा से बाहर चली जाएगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हमेशा हम कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, ठीक है। तो ये चैन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, आपको ये बताना है। यानी जो प्रकृति में मौजूद बल हैं उनमें से सबसे पावरफुल कौन सा बल माना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे वीक फोर्स जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। फिर उसके बाद होता है वैद्युत बल, उसके बाद चुंबकीय बल, और उसके बाद होता है नाभिकीय बल। यानी सबसे पावरफुल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है, जो कि न्यूक्लियर्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, यानी एटम्स वगैरह में पाया जाता है। तो सबसे कमजोर वीक की बात करेंगे तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वीय बल है वो वीकेस्ट फोर्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। जैसा कि मैंने अभी बात भी की थी कि जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, यानी जो भारी जल होता है, इसका इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। लेकिन आप अगर इन ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे ABCD, तो इसमें थोरियम तो खुद ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते। साधारण जल, इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह भारी जल होता तो हम इस आंसर को लगाते, लेकिन यहाँ भारी जल तो दिया नहीं है, तब हमें दूसरा ऑप्शन देखना है। रेडियम भी नहीं हो सकता, तो क्या है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है एक स्नेहक की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसका नाभिकीय रिएक्टर में हम मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप ये बताएं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाती है, ये आपको पूछा गया है। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी हम बनाते हैं तो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, ये आपको बताना है। यानी किन धातुओं की उपस्थिति में इनको बनाया जाता है,
तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो इसे हाइड्रोजनीफिकेशन कहते हैं, यानी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, H का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि किन धातुओं की उपस्थिति में, तो ये निकिल और पैलेडियम, इन दो धातुओं की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराया जाता है, जिससे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है, आपको ये पूछा गया है। आजकल जो व्हीकल्स हैं वो भी हाइड्रोजन से चलने वाले आ गए हैं, तो आप ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो ये पेट्रोल, डीजल या जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे बहुत कम पोल्यूशन करता है या ना के बराबर पोल्यूशन करता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम प्रेफर करते हैं। तो हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है ये आपको बताना है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो H2 + O2, इसे हम जब चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाता है 2H2O, यानी क्या बन रहा है, पानी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें से हम एल्युमिनियम निकालते हैं, ये आपको बताना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे हेमेटाइट, इससे क्या निकालते हैं, आयरन, ये एक आयरन का ओर है, ठीक है। मैग्नेटाइट भी आयरन का है। बॉक्साइट अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। इसमें से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। तो नोबल गैस कौन सी है, नोबल गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, यानी जो 18th ग्रुप होता है या सबसे राइट मोस्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या होती है, नोबल गैस होती हैं। वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो आप ये देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी गैस नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है। और जब हम हीलियम की बात करते हैं तो ये क्या है, एक नोबल गैस है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस कहलाती है, आपको ये बताना है। तो स्ट्रेंजर गैस जो होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, पिछली बार ये एसएससी में भी पूछा गया था, एमटीएस में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीनोन, जो जीनोन होता है इसका सिंबल XE होता है, इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन आंसू गैस की तरह काम करती है, आपको ये बताना है। एक्चुअल में 2-3 प्रकार की गैसें होती हैं, एक तो टीयर गैस जिसे आंसू गैस बोलते हैं, एक होती है हंसाने वाली गैस जिसे N2O कहते हैं, हंसाने वाली गैस, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आंसू गैस की तरह अमोनिया भी काम करती है, ठीक है। जब हम अमोनिया सूंघ लेते हैं या अमोनिया हमारी सांस के साथ में जाती है तो हमारी आंखें लाल होने लग जाती हैं और हमें आंसू आने लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया क्या है, अमोनिया आंसू गैस की तरह ही काम करती है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन्स क्या होते हैं, आपको पहले यही देखना चाहिए, हैलोजन क्या होते हैं। तो जो 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वो हैलोजन्स कहलाता है। तो हैलोजन्स में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, सीसा जो ग्लास होता है वो उसके बारे में पूछा गया कि सीसा है एक। तो ग्लास के बारे में पूछा गया है, तो बताइए क्या शुद्ध ठोस पदार्थ होता है, शुद्ध नहीं होता है वो। बहुलक होता है, नहीं। जल होता है, नहीं। क्या होता है, ये अतिशीतित द्रव होता है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि साइक्लोट्रॉन जो होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए किया जाता है। तो आप बताइए मुझे, क्या न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है, नहीं। परमाणु पर कोई चार्ज होता है, नहीं। अणु पर कोई चार्ज होता है, नहीं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है। तो ये किसको एक्सीलरेट करेगा, प्रोटॉन को एक्सीलरेट करेगा, यानी साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है
किस प्रक्रिया से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी जो सूर्य में एनर्जी जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, आपको ये बताना है। तो दो रिएक्शंस होती हैं, एक को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो जो सूर्य में होती है वो होती है नाभिकीय संलयन। ये एक हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है, ये हाई टेम्परेचर पर ही संभव है। नाभिकीय विखंडन इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, ठीक है, जैसा कि हम और भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, जो हाइड्रोजन और ट्राइटियम है वो मिलकर हीलियम बना देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के बाद अंतिम उत्पाद क्या है। यानी जब हम यूरेनियम की बात करते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली विघटित होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसके अंत में जो बचता है वो क्या चीज़ है, यानी आपको अंतिम उत्पाद पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं 99.9% केसेस में ये देखा गया है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी जो रेडियो धर्मी पदार्थ हैं, यूरेनियम या थोरियम, इस तरीके से उनका अंतिम उत्पाद यानी अंत में वो सीसा पीबी में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा इसका राइट आंसर है। तो यानी यूरेनियम के जो रेडियोधर्मी विघटन है के बाद जो अंतिम उत्पाद बचता है वो सीसा बचता है। या ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन के बाद अंतिम उत्पाद क्या बचता है, तो आपको सीसा ध्यान रखना है, लेड ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, यानी जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, आपको ये बताना है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरण भी उत्सर्जित करते हैं, बीटा किरण भी उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणें भी उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी अल्फा बीटा गामा किरणें तीनों ही रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वोल्टीय सेल यानी फोटोवोल्टाइक सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, आपको ये बताना है। तो जनरली आपने देखे होंगे जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं उनसे उन पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश को किस में चेंज कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश वोल्टीय सेल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि घटेगी, बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, जीरो हो जाएगी, इसके बारे में पूछा गया, आपको ये बताना है। तो जब अभी हम पेंडुलम की बात करते हैं या सरल लोलक की बात करते हैं, तो जब हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, t बराबर 2π अंडर में L/g। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि t और g का जो संबंध है वो रेसिप्रोकल है, यानी जब g बढ़ेगा तो t घटेगा और अगर g घटेगा तो t बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम चंद्रमा पर ले जाने की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा पर g की वैल्यू क्या होती है, g/6 होती है, यानी पृथ्वी पर त्वरण का छठा भाग होती है। तो क्योंकि g का मान घट रहा है इसलिए t का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या होगी, घटेगी। g घट रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी, ध्यान रखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति एक तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, ये आपको बताना है। यानी एक व्यक्ति है जो एक सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और वो गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी, बढ़ेगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा या जीरो हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, जब भी एक व्यक्ति तराजू पर खड़ा है और वो गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होती है, घटती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे का तो ये फेवरेट है। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, आपको ये बताना है। तो ये एक्चुअल में ये कैपिलरी एक्शन पर काम करता है, जिसको हम पृष्ठ तनाव से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब हम कैपिलरी रिएक्शन की बात करते हैं तो इस तरीके से, जैसे इंक पैड हुआ, बॉल पेन हुआ, मिट्टी के जो लालटेन्स रहती थी उनमें मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना, या किसी पौधे में पानी का उसकी शाखाओं तक पहुंचना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कैपिलरी एक्शंस के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने, मानव शरीर का भार होता है, पहला ध्रुवों पर अधिकतम, दूसरा विषुवत रेखा पर अधिकतम, तीसरा पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक जैसा, चौथा मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। जब हम मानव शरीर के भार की बात करते हैं, आपको अपने आंसर्स जरूर कमेंट करते हुए जाना है। जब हम मानव शरीर के भार की बात करते हैं तो द्रव्यमान m इंटू जी ये भार होता है। तो जब हम g की बात करते हैं, क्योंकि m क्या है, m तो कांस्टेंट है, तो जब हम g की बात करते हैं तो g की वैल्यू ध्रुवों पर अधिकतम होती है, इसलिए भार भी कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, ये बात आपको ऐसे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, जो पेंडुलम क्लॉक होती हैं उनको बताना है आपको कि गर्मियों में ये सुस्त क्यों हो जाती हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ये दिया गया है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कॉइल में घर्षण होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या लोलक के बाहर में परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, लोलक की लंबाई क्योंकि गर्मी में बढ़ जाती है, और जैसा कि मैंने अभी भी फॉर्मूले से बात की थी कि T बराबर 2π√L/g, यानी जो L और G का संबंध है वो कैसा है, समान है, समानुपाती है। तो जब L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ियाँ कैसी हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी, यानी ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है। अब पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको, VE से शो करते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु को अगर पलायन वेग से हम पृथ्वी के वातावरण से फेंकें तो वह वस्तु हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी और पृथ्वी पर वापस कभी लौटकर नहीं आएगी। इस वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं, यानी ऐसा वेग जिससे फेंकने पर कोई भी वस्तु पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाए वो हमारा पलायन वेग कहलाता है, और इसकी वैल्यू फिक्स है, और ये हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वस्तु को फेंकने पर वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाएगी और वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, किसी तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण के अवधि क्या होती है, यानी जो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, उनकी टाइम पीरियड क्या होती है आपको बताना है। तो उनका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, ये एक दिन होता है। एक दिन एक्चुअल में इसे 24 आवर कह सकते हैं, 24 घंटे। ठीक है, 24 आवर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, ये आपको बताना है। जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो ये पूछा गया है कि ये किसके कारण पैदा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी द्रव के बीच, अणुओं के बीच लगे ससंजक बल की वजह से पृष्ठ तनाव पैदा होता है। यानी जो कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगता है, ससंजक बल लगता है, उसकी वजह से पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, उसके बारे में पूछा गया कि जब पानी जम जाता है, यानी जब पानी फ्रीज हो जाता है तो उसका घनत्व कैसा होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, 0 हो जाता है, बराबर रहता है, इनमें से बताना है आपको क्या हो जाता है। तो जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और आप जानते हैं कि जब बर्फ़ जमती है, यानी जब पानी जमता है तो बर्फ़ का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो साथ ही साथ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो डेंसिटी और वॉल्यूम है उसका संबंध, उसका रिलेशन रेसिप्रोकल है, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बर्फ़ का जो पानी जम जाता है तो उसमें जो बर्फ़ बनती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी, घट जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, ये आपको बताना है। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, यानी कोशिका के किस अंग को हम एटम बम कहते हैं, आपको बताना है। तो एटम बम का मतलब ही ये है कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो हमें ही खतरा पैदा करता हो या जो हमें ही मारता हो। तो ये आप देख पा रहे होंगे लाइसोसोम, इन्हें हम आत्महत्या के थैले भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लाइसोसोम क्या है, कोशिकांग है, ये एटम बम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है। हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, सब जानते हैं, कोविड-19। इसकी वैक्सीन बनने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि क्या कर ले रहा है, ये म्यूटेशन कर ले रहा है। म्यूटेशन का मतलब क्या, उत्परिवर्तन।
ये जो उत्परिवर्तन वर्ड है यही म्यूटेशन है। इसका क्या मतलब है कि अपने आप को चेंज कर लेना, यानी जब भी कोई चीज़ या जब भी कोई जेनेटिक चीज़ अपने आप को म्यूटेट कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसका थ्योरी जो इसका सिद्धांत था वो किसने दिया था, ये आपको पूछा गया है। तो इसका सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किस रंग के प्रकाश में होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लाल प्रकाश होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत बढ़िया होता है, यानी लाल प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 35 क्वेश्चंस थे ये हमने कर लिए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ये इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें तथा इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप उनको देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।